हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ईंटें, मन के और अस्थियों के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा 12th क्लास की हिस्ट्री है। 12th क्लास के हिस्ट्री का जो पहला भाग है, ये उसका पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम सीक्वेंस फॉर्म में लेके चलेंगे। इस चैप्टर में जितने भी मेन पॉइंट दिए गए हैं, हम हर एक पॉइंट के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हुए पढ़ेंगे। इसको हर एक टॉपिक को हर एक नए क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि समझना और इसके मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन करना आसान हो जाए। तो आइए चालू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जब हम बात करते हैं ईंटें, मन के और अस्थियों के बारे में, तो ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ पॉइंट है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहली बार ईंटों का उपयोग, मनकों का उपयोग और हमें अस्थियों की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे कहा जाता है हड़प्पाई मुहर। हड़प्पा के जो मुहर थे, इसके बारे में हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है। मतलब ये है कि प्राचीन समय में, मतलब कि हड़प्पा के समय में या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हमें जो मोहरे मिले थे, उस मोहरों के ऊपर जो साइन मिलता है, चिन्ह मिलते हैं, वह इसी प्रकार के चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। संभवतः हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु इसकी मोहरे मानी जाती है। सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब ये कि प्राचीन टाइम में जब भी हम किसी लिपि को लिखा करते थे, तो उनकी अपनी समकालीन भाषा हुआ करती थी, समकालीन उनके अर्थ हुआ करते थे। जैसा कि इसके ऊपर, ये ऊपर के ऊपर में दिखाया गया है, जिसको आज तक पढ़ पाना, इसके शब्दों का अर्थ निकाल पाना संभव नहीं है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, जीवन के विषय का मतलब होता है कि उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से चलाया, जीवन को चलाने के लिए उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, जीवन को चलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती को किस प्रकार से किया, उन्होंने कौन कौन से फसलों का उत्पादन किया, ऐसे कुछ चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। और उनके पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु का मतलब होता है जो एक बार उपयोग कर लेते हैं और फिर जब वो छूट जाती है, तब हम उसे पुरावस्तु कहते हैं। जैसे कि उनके घर के बारे में, मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों के बारे में, आभूषण, कि वो कौन कौन से गहने पहना करते थे, औजार के बारे में, उन्होंने किस किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया था। मोहरे और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिल जाती है। किसके माध्यम से? पुरातात्विक साक्ष्य। अब ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? पुरातात्विक का मतलब होता है हम जो भी प्राचीन समय में ढूंढते हैं, जो भी प्राचीन समय में हम अध्ययन करते हैं, उससे जो भी जानकारी मिलती है, उसी से हमने हड़प्पा या फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर ली। कहता है कि अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी-कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है और हो सकता है कि हमेशा ही रहे, क्योंकि आज भी हम कुछ चीजों की जानकारी का अध्ययन पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसके संपूर्ण अध्ययन में कई सारी समस्याएं या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल के बारे में। जैसे यहाँ पे कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति किसे कहा जाता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हुआ करते थे, वह पीसीएस एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम के अंदर काफी बड़े स्केल पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली के होते थे। विशिष्ट का मतलब होता है खास प्रकार की शैली, और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से जुड़े होते थे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में हमें मोहरे मिल जाती है, मनके मिलते हैं, बाट बाट का मतलब होता है नाप तौल की व्यवस्था, पत्थर के फलक, जैसे कि ये जो फलक देख रहे हो, ये पत्थर के फलक हुआ करते थे, जिनका इस्तेमाल इस समय नापने और तौलने के लिए किया गया था। और पक्की हुई ईंटें मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल घरों को बनाने के लिए किया गया था।
ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, गुजरात जैसे कुछ क्षेत्रों से मिल जाता है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। क्योंकि यदि आप इन्हें मानचित्र एक में देखेंगे तो ये सारे मानचित्र में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ और कितने दूरी पर ये फैला हुआ था। जैसे कि आप देखेंगे तो हमारे पास साउथ में देखा जाए तो ये आपके पास लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, नागेश्वर, यहाँ पर जो चीजें पाई जाती है वो जानकारी हमें कुछ यहाँ पर पाई जाती है, मतलब कि अफगानिस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है और कुछ इंडिया जैसे क्षेत्र में बड़े स्केल पर पाई जाती है। इसमें कहता है कि सभ्यता का नामांकन, मतलब कि इनके नामों का कैसे हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में कैसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें हड़प्पा नामक स्थान पर पाई जाती है जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। इसके बारे में पेज 6 में विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि इसके काल का निर्धारण, काल का मतलब होता है इसके समय के बारे में कि हड़प्पा जो सभ्यता था इसका समय काल कब से कब तक रहा। इसके बारे में यदि बात करते हैं तो इसका समय काल माना जाता है वो 2600 साल से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। किसके बीच में? तो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसे माना जाता है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में आई। जो पहले आई थी, जो इससे पहले आई थी उसे हम आरंभिक कहते हैं, और जो संस्कृति बाद में आई थी उसे हम परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। परवर्ती का मतलब होता है उसके बाद आने वाली संस्कृतियां कहते हैं। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। विकसित मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वो पहले के टाइम में आरंभिक सभ्यता थी और उसके बाद जो सभ्यता आई वह इससे ज्यादा एडवांस थी, इसीलिए इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। तो इस चैप्टर में आज के टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं इसके आरंभ, मतलब इसके परिचय के बारे में तो हमने देख लिया। इसका दूसरे पॉइंट की बात करते हैं आरंभ के बारे में। तो कहता है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन शैली से संबंध थे, क्योंकि इनके यहाँ पर विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया गया था। इस संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिल जाते हैं। शिल्पकारी का मतलब होता है जो यहाँ पर कहते हैं ना छोटे मोटे काम करना, मनके बनाना, चूल्हे चौकर बनाना, घर को बनाने या फिर खिलौने बनाने, ऐसी कुछ जानकारियां यहाँ पे मिल जाती है। आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत मिलते हैं। जलाए जाने के मतलब कि यहाँ पर लोगों ने खाना वाना बनाने की व्यवस्था चालू कर ली होगी, तभी तो यहाँ पे कुछ जलावन की जानकारी हमें मिल जाती है। और कुछ अन्य स्थानों से हमें त्याग दिए जाने वाले कुछ ऐसा प्रतीत होता है। त्याग का मतलब होता है जो लोग कुछ छोड़ देते हैं उसे त्याग वाले स्थल कहते हैं। ये आरंभिक हड़प्पा और आरंभिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बीच के क्रम को माना जाता है। इसी से संबंधित एक लिस्ट दिया गया है जिसमें कहा जाता है कि आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृति क्या है। तो कहता है सिंध और चोलिस्तान। सिंध और चोलिस्तान में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। तो कहता है सिंध और चोलिस्तान में इनकी संख्या कितनी थी। इनके बस्तियों की कुल संख्या 106 से लेकर के 239 थी। आरंभिक हड़प्पा स्थल पर जो इनकी बस्तियों की संख्या थी वो 52 थी, जबकि चोलिस्तान में 37 थी। विकसित हड़प्पा 65 और 136 था। ये कहाँ पर था? तो 65 सिंध में था, चोलिस्तान में 136 था। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा की जो बस्तियां थी वो 43 थी और 132 थी। और त्याग दिए गए मतलब कि जहां पर सामान को बनाया गया था और वहां पर जो हमें टूटे हुए चीजें मिली थी उनकी संख्या सिंध में 29 थी और चोलिस्तान में 33 थी। तो ये तो थे हमें अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले यहाँ के जगहों के बारे में। इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है निर्वाह के तरीके, मतलब कि यहाँ के लोगों ने अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया और कैसे कैसे किया। तो कहता है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। मतलब कि हड़प्पा संस्कृति ऐसी जगह पर फैली थी या ऐसी जगह पर उत्पन्न हुई थी जहां पर पहले भी कोई ना कोई व्यवस्था संपन्न थी या फिर उत्पन्न हो चुकी थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे समान थे, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर लोगों के जीवन निर्वाह का तरीका, लोगों के अपने जीवन को व्यवहार में लाने के तरीके में काफी समानता मिल जाती है।
कहता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछलियां भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे, क्योंकि इनके भोजन का एक यही मात्र जानकार साक्ष्य थे जिससे ये भोजन की प्राप्ति किया करते थे। जले अनाज के दाने और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए। पुरातत्वविद जब यहाँ पर खोजबीन कर रहे थे तो उनको समझ में ये आया कि यहाँ के लोगों ने अनाज का भी उत्पादन किया था। जैसे कि अनाज के तौर पे देखा जाए तो दाने और बीजों की खोज की गई जो जले हुए थे, जिसे समझ में आता है कि यहाँ के लोगों ने खाना खाने के लिए अनाज को पकाने का काम किया होगा। अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं जो प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोग का हर बार। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि बताइए जो प्राचीन वनस्पति का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पुरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं, जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करने का काम करते हैं। इसमें कहता है कि हड़प्पा स्थलों से हमें मिले अनाज के दाने, तो हमें कौन कौन से अनाज के दाने यहाँ से मिल जाते हैं? वो हमें मिलता है यहाँ पर गेहूं मिल जाता है, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल इत्यादि मिल जाते हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए थे। ये यहाँ पर बड़े स्केल पर देखने को मिल जाते हैं। कहता है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानकारी जानवरों की हड्डियों में मवेशी कौन कौन से यहाँ पे जानवर मिल जाते हैं? तो मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां मिल जाती है। जब इस प्रकार की हड्डियां मिलती है तो लोगों को लगने लगा कि शायद यहाँ पर दो प्रकार के जानवर पाए जाते होंगे। तो कौन कौन जानवर पाए जाते होंगे? पहला तो वो होंगे जिन्हें हम पालतू बनाते थे, और दूसरा वो होंगे जिन्हें हमने क्या किया था, शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो शिकार के लिए और पालतू बनाए गए जानवरों की जानकारी मिल जाती है। तो कहता है कि पूरा प्राणि विज्ञानों अथवा जीव पुरातत्वविदों के द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। तो पालतू जानवर कौन कौन से थे? वो थे आपके पास भेड़ थे, बकरी थे, भैंस था और सुअर, इनको पाला गया था। कहता है कि यहाँ पर जंगली प्रजाति के कौन कौन से जानवर थे? तो वो सुअर था, हिरन था, घड़ियाल थे, इनकी जानकारी हमें मिल जाती है। हम यही नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या फिर अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मतलब कि इन लोगों ने शिकार के लिए क्या इस प्रकार के जानवरों का इस्तेमाल किया तो किस किस का? तो इसमें आ जाता है सुअर का क्या इस्तेमाल किया था, या फिर हिरन का इस्तेमाल किया था, या फिर घड़ियाल का इस्तेमाल किया था। इनके उपयोग की जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जानकारी तो मिल जाती है कि ये जो लोग थे वो शिकार के माध्यम से ही अपने भोजन की प्राप्ति किया करते थे। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इन्हें आखेटक समुदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? आखेटक समुदाय भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, इन्हें हम आखेटक समुदाय कहते हैं। इसमें जब हम बात करते हैं इनके आखेटक समुदाय के बारे में, तो इनकी जानकारी कैसे मिलती है? इनके द्वारा मछली और पक्षियों की हड्डियों से मिल जाती है कि शायद इन लोगों ने मच्छी को क्या कहते हैं उसको पालने का या फिर उसे फंसाने का काम किया होगा, और इसके साथ साथ पक्षियों को मार के खाया होगा। इसलिए हमें उनकी हड्डी जानकारी मिल जाती है और इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने बड़े स्केल पर इनका हंटिंग करने का काम चालू किया होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। मतलब कि यहाँ के लोगों ने खेती की जानकारी कैसे प्राप्त हुई, किस प्रकार से खेती किया करते थे, इनके बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। मतलब ये कि ये लोग कैसे खेती किया करते थे, ये जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन मृण मूर्तियों या इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ मतलब होता है सांड या बैल, इनके बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविदों ने यह माना है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान देना, बैलों को ही क्या नाम दिया गया है? वृषभ नाम दिया गया है। वृषभ किसकी जानकारी देती है? तो ये जो जानकारी देती है वो खेती की जानकारी देती है कि खेती में इनका इस्तेमाल किया गया था। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिल जाते हैं। तो खेती की जानकारी के हमें जो साक्ष्य मिल जाते हैं, ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये साक्ष्य मिल जाता है हमें चोलिस्तान से मिल जाता है। कहाँ से? चोलिस्तान से।
और दूसरा में मिल जाता है बनावली से मिल जाता है, बनावली से मिल जाता है। तो बनावली कहाँ पर है? जो बनावली है ये हरियाणा में मिल जाता है, हरियाणा। और जो चोलिस्तान है ये अफगानिस्तान में है। तो इन दोनों ही जगहों से जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर खेती किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जैसे राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का, एक एमसीक्यू आ जाता है कि बताइए जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिल जाते हैं? तो कालीबंगन राजस्थान से मिल जाता है। इसे हम कर लेते हैं हाईलाइट। कालीबंगन राजस्थान से जानकारी मिल जाती है, चोलिस्तान से और बनावली से हमें मिट्टी के हल की जानकारी मिल जाती है, मिट्टी के हल की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहता है कि जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित था और इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखाई पड़ती है, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं खेती के बारे में, तो यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग को अपनाया गया था, जिसमें दो फसलों को एक साथ किया गया था। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया, मतलब कि यहाँ पर खेती करने के लिए किन किन औजारों का इस्तेमाल किया गया था। तो कहते हैं लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे। जैसे हम कहते हैं ना हल का उपयोग करना, तो जो हल का उपयोग करते थे ये हल का ऊपर का हिस्सा लकड़ी का था और जो नीचे का हिस्सा था वो पत्थर का था। तो ये था पत्थर का और ये था लकड़ी का था। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर खेती करने के लिए किया गया था। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। अर्ध शुष्क का मतलब होता है जहाँ पर पानी कम मिलती थी और यहाँ पर सूखा ज्यादा पड़ता था, ऐसे क्षेत्रों को अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हैं, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोटधई नामक स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिल जाते हैं। मैं यहाँ से नहरों के अवशेष की जानकारी बड़े स्केल पर मिल जाती है। कहाँ कहाँ से मिल जाती है? तो पहला मिल जाता है अफगानिस्तान के सोटधई नामक स्थान पर हमें नहरों के अवशेष की जानकारी मिल जाती है। ये एमसीक्यू आते रहते हैं। एक नंबर का ये जो एमसीक्यू है हमेशा आता रहता है कि बताइए कि नहरों की जानकारी कहाँ से मिल जाती है? तो नहरों के अवशेष की जानकारी अफगानिस्तान के सोटधई नामक स्थान से मिल जाते हैं। इसमें कहता है कि परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का उपयोग भी सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, अब यहाँ से भी एक बात आ जाती है, धौलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया गया था। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर एक चीज और कि गुजरात में भी पानी को इकट्ठा करने के लिए हमने क्या बनाए थे? तो जलाशय का निर्माण किया था। जलाशय को यहाँ पर बनाया गया पानी को इकट्ठा करने के लिए, और कई बार इसका इस्तेमाल कृषि के लिए भी किया गया था। तो कृषि के इस्तेमाल के लिए भी हमने यहाँ पर बड़े स्केल पर कुओं को बनाने का काम चालू किया था, कुएं का बनाने का काम चालू किया था। यहाँ पे कहता है कि फसलों को काटने के लिए हमने किस किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया? तो धातु के इस प्रकार के औजार का इस्तेमाल हमने फसलों को कटाई करने के लिए किया था। फसलों की कटाई के लिए हमने इस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया था। कहता है पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? पुरावस्तु जो हुआ करते थे, प्राचीन वस्तुएं, उनकी पहचान कैसे होती है? तो इसमें कहता है कि भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती थी। इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। और यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर प्राप्त सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कहता है कि अवतल चक्कियां, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक टाइप की अवतल चक्की के तौर पर दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही बड़ी संख्या में मिलती है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनाज को पीसने के लिए उपयोग किया गया था। यह एक मात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकरीले, अग्निज और बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। तो इसका जो निर्माण किया गया था, वो किस प्रकार से किया गया? इसके निर्माण की जो प्रक्रियाएं थी, वह प्रक्रिया थी कठोर कंक्रीट, अग्निज और बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया था। आमतौर पर इसका जो प्रयोग था, वो प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो मसालों को पीसने के लिए इसका उपयोग किया गया था।
इन्हीं चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हुआ करते थे और निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा करके रखा जाता था ताकि ये हिले ना, जिन्हें इन्हें हिलाने से रोका जा सके। और दो प्रमुख प्रकार की चक्कियां मिली है। एक वे जिन पर एक दूसरे छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जैसे कि जो आप देख रहे हो, कहता है जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया। और दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तर्री बनाने के लिए, जड़ी बूटी या मसालों को कूटने के लिए किया गया था। आपने देखा होगा वैद्यों को इस प्रकार के कुछ डिब्बा रखा करते थे चीनी मिट्टी का, जिसमें डाल करके इसको रगड़ने या फिर मसाला बनाने या फिर वहां पर दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों के द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। सालन पत्थर, तो सालन पत्थर का इस्तेमाल किसके लिए हुआ था? सालन पत्थर का जो इस्तेमाल था वो यहाँ पर दवाई बनाने के लिए या फिर यहाँ पर मसालों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। हमारे बावर्ची ने यही एक पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा है। अनरेस्ट मैके फादर द एक्सप्लेनेशन एंड द मोनजार्डो में इसके बारे में बताया गया। तो ये भी किताब के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं किसके बारे में। या फिर ये किताब जो है किसने लिखी थी, तो उसका नाम था मैके ने लिखी थी। किस किताब का नाम? फर्दर एक्सप्लेनेशन एट मोहनजोदाड़ो में लिखा गया था। इस किताब को कब लिखा गया? 1987 में इसे लिखने का काम चालू किया गया था। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर जो हमने देखा था गुजरात के धौलावीरा में जो जलाशय की जानकारी मिल जाती है, वो जानकारी इसी प्रकार की थी। यही आप जो देख रहे हैं यही से जानकारी हमें मिल जाती है। तो आज के टॉपिक में हम यहीं तक रहने देते हैं। कल के टॉपिक में हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र कैसे था, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।